नमस्कार दोस्तों, मैं निमिजन चौधरी। देखिए दोस्तों, आज से हम भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। दोस्तों, भूगोल सभी कैपिटेशन एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इंडियन जियोग्राफी आपको पता ही कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले भूगोल की हम परिभाषा देख लेते हैं कि भूगोल असल में है क्या। परंपरागत परिभाषा के अनुसार भूगोल दो लैटिन शब्दों से बनी है। कौन कौन से शब्दों से बनी है? जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी तथा ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन। इसका मतलब हुआ पृथ्वी से संबंधित ही विषय को भूगोल कहते हैं। क्या दोस्तों? पृथ्वी से संबंधित ही विषय को भूगोल कहते हैं। आधुनिक परिभाषा के अनुसार हम थोड़ा अलग टाइप से देख सकते हैं। आधुनिक परिभाषा देखिए दोस्तों, मानव व प्रकृति के अंतर संबंधों से संबंधित ही विषय को हम भूगोल कहते हैं। क्या? मानव व प्रकृति से संबंधित ही विषयों को अध्ययन करने वाले विषय को हम भूगोल कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम अब इसका पाठ्यक्रम जान लेते हैं कि भूगोल के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। चलिए, पाठ्यक्रम क्या है। सबसे पहले भौतिक भूगोल और दूसरा पार्ट है मानव भूगोल। मानव से संबंधित ही गतिविधियों का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंदर करेंगे और बाकी जो पार्ट बचे हैं उनका अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत करेंगे। देखिए दोस्तों, भौतिक भूगोल बहुत बड़ा पार्ट है जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड विज्ञान, अंतरिक्ष, उसके बाद हम पढ़ेंगे भूगणित। ठीक है दोस्तों, भूगणित के बाद में आ जाता है भू आकृति विज्ञान। भूगणित के बाद में क्या आता है? भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान के बाद में हम ज्ञात करेंगे जलवायु विज्ञान। उसके बाद में हम पढ़ेंगे समुद्र विज्ञान। देखिए दोस्तों, अंतिम रूप से पार्ट में हम जैव पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, भूगोल के पाठ्यक्रम में हम एक तो मानव भूगोल हो गई, मानव से संबंधित जो भी गतिविधियां होंगी हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे और बाकी जो भी भौतिक भूगोल के अंदर सबसे पहले हम ब्रह्मांड भूगोल, खगोल विज्ञान का भाग है। ठीक है दोस्तों, खगोल विज्ञान और उसके बाद में हम अंतरिक्ष का अध्ययन करेंगे। फिर भूगणित जैसे अक्षांश, देशांतर के। उसके बाद में हम भू आकृति विज्ञान, बहुत बड़ा पार्ट है। फिर जलवायु विज्ञान, फिर समुद्र विज्ञान, अंतिम में हम जीव पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले भूगणित
ब्रह्मांड के बारे में जान लेते हैं कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, कैसे बना। खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान। ठीक है दोस्तों, ये है क्या, ब्रह्मांड, और इसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे बना, और इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी, और ये इसका वातावरण है। क्या है, वातावरण। तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है कि पृथ्वी वातावरण, उसके बाहर का वह संपूर्ण भाग जहां विभिन्न विभिन्न दृश्य दृश्य और अदृश्य खगोलीय पिंड विद्यमान होते हैं, उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। क्या दोस्तों, पृथ्वी वातावरण, उसके बाहर का वह संपूर्ण भाग जहां पर विभिन्न दृश्य और अदृश्य खगोलीय पिंड विद्यमान होते हैं, उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मांड में क्या कह रहा है, ब्रह्मांड में खगोलीय पिंडों के अलावा, खगोलीय पिंडों के अलावा समय, ऊर्जा और अंतरिक्ष विद्यमान होते हैं। ब्रह्मांड में क्या क्या विद्यमान होते हैं, दृश्य और अदृश्य खगोलीय पिंडों के अलावा समय, ऊर्जा और अंतरिक्ष विद्यमान होते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड है ना, ये इसका विस्तार अनंत दूरी तक है। क्या, इसका विस्तार अनंत दूरी तक है। तो ब्रह्मांड जो ये भाग है, ये दृश्य भाग है, और ये जो अदृश्य भाग है, का ब्रह्मांड का वह भाग जो दूरदर्शी यंत्रों के माध्यम से हमें दिखाई देता है, दूरदर्शी यंत्रों के माध्यम से हमें दिखाई देता है, वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहलाता है। और वह भाग जो हमें दूरदर्शी यंत्रों के माध्यम से दिखाई नहीं देता है, वह नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो डेफिनेशन हो गई ब्रह्मांड के बारे में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष, स्पेस क्या होता है। अंतरिक्ष, क्या दोस्तों, अंतरिक्ष क्या हो सकता है, इसकी क्या परिभाषा हो सकती है कि ब्रह्मांड के बाहर, ब्रह्मांड का वह भाग, मान लो ये ब्रह्मांड है, ये खगोलीय पिंड है, ब्रह्मांड का वह भाग जहां पर खगोलीय पिंडों के मध्य खाली स्थान, जो ये खाली स्थान है, उसे ही अंतरिक्ष कहते हैं। ब्रह्मांड का वह भाग जहां खगोलीय पिंडों के मध्य का वह स्थान जहां पर रिक्त स्थान होता है, उसे अंतरिक्ष कहते हैं। परंतु ब्रह्मांड का कोई भी स्थान पूर्णतः खाली नहीं होता है, अपितु ब्रह्मांड का कोई भी स्थान पूर्णतः खाली नहीं होता है। फिर भी जहां पर दृश्य पिंड विद्यमान नहीं होते, जहां पर दृश्य पिंड विद्यमान नहीं होते, उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। अब इसे हम कितने भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। अंतरिक्ष को उपस्थिति के आधार पर
अंतरिक्ष को उपस्थिति के आधार पर 5 वर्गों में हम बांट सकते हैं। क्या? अंतरिक्ष को उपस्थिति के आधार पर हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है जियो स्पेस। ये क्या है? पृथ्वी से लेकर उसके 100 किलोमीटर तक का एरिया आता है। ठीक है दोस्तों। फिर है सिस्टर्न स्पेस। ये पृथ्वी से लेकर चंद्रमा का एरिया तक वो सिस्टर्न स्पेस के अंतर्गत आता है। उसके बाद में 3 है इंटरप्लेनेटरी स्पेस। इसके अंतर्गत सूर्य तथा उसके विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का जो भी जहां पर ग्रह तंत्र विद्यमान होते हैं वह स्थान आता है। उसके बाद में आता है इंटरस्टेलरी स्पेस। इसके अंतर्गत 2 तारों के जैसे 2 तारों के मध्य की दूरी, मध्य का स्थान इंटरस्टेलरी स्पेस कहलाता है। इसके बाद में अंतिम में आता है इंटरगैलेक्टिक स्पेस। 2 गैलेक्सियों के मध्य का दूरी या स्थान, 2 गैलेक्सियों के मध्य की जो भी दूरी या स्थान होता है उसे इंटरगैलेक्टिक स्पेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित जो सिद्धांत हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित जो भी सिद्धांत हैं उनको पढ़ेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं? 2 तरह से। एक तो शास्त्रीय सिद्धांत, एक वैज्ञानिक। शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत धार्मिक ग्रंथों को हम शामिल करते हैं और वैज्ञानिक सिद्धांतों के अंतर्गत हम बिग बैंग थ्योरी और बिग बांग थ्योरी को हम शामिल करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित जो सिद्धांत है उनमें हम बिग बैंग थ्योरी को पढ़ लेते हैं। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है? सर्वप्रथम एडविन हबल महोदय ने यह बताया कि ब्रह्मांड का सर्वप्रथम एडविन हबल महोदय ने यह बताया कि दूरदर्शी यंत्रों से देखकर कि हमारे ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। हमारे ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। ठीक है दोस्तों। फिर इसका वैज्ञानिक या प्रमाणित सिद्धांत जो सर्वमान्य है उसकी व्याख्या 1960 के दशक में जॉर्ज लिमिटे महोदय ने इसकी व्याख्या की और उन्होंने बताया कि दूरदर्शी यंत्रों के माध्यम से कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार, क्या बताया उन्होंने कहा कि आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व आज का जो ब्रह्मांड है वो एक केंद्र बिंदु के रूप में समाहित था। उसे हम सिंगुलरिटी कहते हैं। आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व ही सिंगुलरिटी का जो पदार्थ है उसमें निरंतर संकुचन और संपीड़न हो रहा था। उसके कारण उसके घनत्व में भी निरंतर वृद्धि हो रही थी। घनत्व के क्रांतिक सीमा के उपरांत सिंगुलरिटी के अंतर्गत महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट के उपरांत ही सिंगुलरिटी का पदार्थ
अनंत दूरी तक फैल गया। महाविस्फोट के उपरांत कुछ ही क्षण में सिंगुलरिटी का पदार्थ अंतरिक्ष में अनंत दूरी तक फैल गया। अनंत दूरी तक फैल गया। सिंगुलरिटी के पदार्थ में कणों का संगठन एवं ठंडा होने के उपरांत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्वार्क कणों का निर्माण हुआ। क्वार्क कणों का निर्माण हुआ। क्वार्क कणों प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में आपसी टकराव के कारण उनमें द्रव्यमान और फिर ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हुई। अब क्वार्क कणों के द्रव्यमान के कारण और आपसी टकराव के कारण प्रतिकर्षण आकर्षण से परमाणुओं का निर्माण हुआ। क्या निर्माण हुआ? परमाणुओं का निर्माण हुआ। फिर परमाणुओं के नाभिकों के अंदर आपसी टकराव के कारण ऊष्मीय ऊर्जा के कारण नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के समस्थानिकों के अंदर प्रारंभ हो गई। परमाणुिक नाभिकों के आपसी टकराव के कारण ऊष्मीय ऊर्जा के कारण नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के समस्थानिकों के अंदर प्रारंभ हो गई। इसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण संपूर्ण होने लगा। ज्ञात ब्रह्मांड में तारों, गैलेक्सी, पिंड, पृथ्वी जो भी हैं वो सभी इन हाइड्रोजन के समस्थानिक नाभिकीय अभिक्रियाओं के कारण पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बिग बैंग थ्योरी के साथ ही ब्रह्मांड के साथ पृथ्वी, सौर तंत्र, आकाश गंगाओं के साथ साथ हमारी पृथ्वी की उत्पन्न संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या, वैज्ञानिक व्याख्या हो जाती है। अब हम दूसरा सिद्धांत भी देख लेते हैं, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। एलन ह्यूथ महोदय ने बताया कि ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग थ्योरी का परिणाम न होकर बिग बैंग थ्योरी का परिणाम है। उन्होंने बताया कि आज से जो भी ब्रह्मांड ज्ञात है वह 39 अरब वर्ष तक इसका विस्तार होता है। केंद्र रूप से 39 अरब वर्ष तक इसका विस्तार होता है और फिर 39 अरब वर्ष बाद इसका फिर संकुचन होता है। जब इसका विस्तार हो रहा होता है तो इसे ब्रह्मांड का निर्माण कहते हैं। जब इसका संकुचन होता है 39 अरब वर्ष बाद तो इसे ब्रह्मांड का विनाश कहते हैं। वर्तमान में हो रहा ब्रह्मांड का विस्तार इसी प्रक्रिया का परिणाम है। दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो भी दो थ्योरी की सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आकाश गंगा। आकाश गंगा देखिए ये क्या है। ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों तारों के समूह को ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों तारों के समूह को हम आकाश गंगा कहते हैं। ज्ञात ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक आकाश गंगाएं विद्यमान है। 100 अरब आकाश गंगाओं में ही हमारी एक आकाश गंगा मंदाकिनी है। मंदाकिनी को हम
दूध मेखला भी कहते हैं, दूध मेखला भी कहते हैं। हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी के पार्श्व किनारे पर हमारा सोलर सिस्टम सौर तंत्र चंद्र सूर्य उपस्थित है। और सौर तंत्र में हमारा एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी उपस्थित है। दोस्तों, सौर तंत्र के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।